हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम्स कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मध्य प्रदेश के संपूर्ण इतिहास की हमने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम पूर्ण रूप से इतिहास एकदम शुरुआत से अंत तक पूरा ख़त्म करने वाले हैं और बेहतरीन फैक्ट्स के साथ उतना डीप तक जहाँ तक एग्ज़ाम की नीड है और उतना बेसिक भी जितना एग्ज़ाम की नीड है। तो बेसिक से लेकर डीप जितना भी पूछा जाता है वो हम इस सीरीज़ में पूरा ख़त्म करेंगे शुरुआत से। और इस सीरीज़ की एक खासियत ये है कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हम पूरा लेके चलेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। जब पूरा एंशिएंट हो जाएगा तो हम उसको मर्ज कर देंगे, मिडाइवल पूरा हो जाएगा तब उसको भी एक वीडियो में मर्ज कर देंगे, फिर मॉडर्न भी हम पूरा एक जब हो जाएगा उसको भी मर्ज कर देंगे, फिर सभी का भी एक वीडियो हम मर्ज कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको सब एक साथ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद हम MCQs की सीरीज़ भी शुरू करेंगे छोटे छोटे वीडियोस लेकर, ताकि दूसरी यूनिट के साथ साथ फिर आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा सकें, है ना। तो उसी क्रम में हमारे पास हमने एक नया सेशन टॉपिक शुरू किया है। थोड़ी सी आज ज़बान लड़खड़ा रही है, पहले भी वीडियो में लड़खड़ाई थी, अभी भी लड़खड़ा रही है। तो जो मुझसे जुड़ा है उस सभी को पता है कि क्या रीज़न है, तो थोड़ा माफ़ करिएगा, है ना। तो तोमर राजवंश हम शुरू करने वाले हैं। परमार, चंदेल, कच्छप घात हम ख़त्म कर चुके हैं। आज से तोमर राजवंश शुरू होगा। तोमर राजवंश के बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो हमारे सिलेबस में साफ लिखा है प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंश में परमार और चंदेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसमें से प्रश्न भी डिटेल में आते हैं। लेकिन बाकी भी महत्वपूर्ण है, तो बाकी जो है हम परमार, चंदेल के अलावा बहुत ही डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, लेकिन लगभग सब समाप्त हो जाएगा, है ना, दूसरे राजवंशों में भी। तो तोमर राजवंश मेरे हिसाब से इस एक वीडियो में ही आपका समाप्त हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं ऐसी, है ना। तो तोमर राजवंश, चलिए भैया। अब जैसा कि हमने एक बात देखी थी कि कच्छप घात राजवंश जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में फैला हुआ था, तो उसी प्रकार से जो तोमर राजवंश है ये भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में, जैसा कि ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में फैला था। कच्छप घात राजवंश जो है मुरैना के आसपास, ग्वालियर के आसपास था, लेकिन तोमर राजवंश हमको ग्वालियर स्पेशली याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तोमर राजवंश की और भी अलग अलग शाखाएं थी, है ना, लेकिन हमको केवल मध्य प्रदेश की ही याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का तोमर राजवंश, जय महाकाल। चलिए, तोमर राजवंश का शासन मध्य प्रदेश के कहां पर उत्तरी भूभाग में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र क्या था, ग्वालियर था, ना। तो कैसे शॉर्ट नोट बनाना है, तोमर राजवंश, उत्तरी भूभाग, मुख्य केंद्र ग्वालियर, खत्म बात, है ना। इसी प्रकार से चलिए, एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में तोमर राजवंश लगभग 1394 ईस्वी में वीर सिंह देव नामक राजा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर सार्वभौमिक सत्ता के रूप में क्यों, क्योंकि देखो इससे पहले भी ये इनकी जड़ स्थापित हो चुकी थी, लेकिन क्या बिखरा हुआ था। लेकिन वीर सिंह देव ने फिर क्या है, एकत्रित किया, एक संगठित रूप बनाया, इसीलिए सार्वभौमिक सत्ता के रूप में, है ना। कब स्थापित हुआ ये, 1394 ईस्वी में वीर सिंह देव नामक राजा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये इनके संस्थापक माने जाते हैं, वीर सिंह देव। अच्छा, 1394 के अलावा एक और डेट आपकी आएगी 4 से 5 साल पीछे, जिसको हम आगे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की मुरैना एवं अंबाह तहसील के कुछ भूभाग को आज भी तवरघार या तोमर ग्रह कहा जाता है। ध्यान से सुनना बात, तवरघार एक बोली भी है। तो मध्य प्रदेश की प्रीलिम्स के यूनिट 1 में मध्य प्रदेश की बोलियां है, उसमें तवरघार भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तवरघार बोली कहां पर बोली जाती है, तो मुरैना, यहां से आपको वो पॉइंट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की मुरैना एवं अंबाह तहसील के कुछ भाग जो है उसको आज भी तोमर वंश के कारण तवरघार या तोमर ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तोमर वंशज का नाम क्या था, जाउल था। तो यार देखो, इसके बारे में मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी लेकिन मिला नहीं मुझे, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। जाउल किससे संबंधित है, तोमर वंश से संबंधित है, ठीक है।
ऐसे कैसे याद रख सकते हो, तुअर की दाल लेने जाऊं, है ना, ऐसे आप याद रख लेना। आगे की बात करते हैं। ग्वालियर के तोमर वंश का इतिहास जानने के लिए प्रमुख ग्रंथ क्या है? खड़ग राय की गोपांचल आख्यान। गोपाचल आख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कच्छप घात राजवंश के आसपास भी देख के आए हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ग्वालियर के तोमर वंश का इतिहास जानने के लिए केवल और केवल यही एक स्रोत है, और भी ये है, जैसे तारीख है ग्वालियर नामा, लेकिन क्या है, एक ही नाम से अलग अलग बहुत सारे रचनाकारों ने उनकी रचना कर दी है, इसलिए वो एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो हमको मुख्यतः ये याद रखना है, क्योंकि मेन बेस इसी को माना गया है, खड़ग राय की गोपाचल आख्यान, जो हम कच्छप घात वंश में भी देख के आए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो खड़ग राय की गोपाचल आख्यान बहुत ही अच्छे से आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये मुख्य ग्रंथ है या प्रमुख ग्रंथ है ग्वालियर के तोमर वंश को जानने के लिए। अच्छा, इनके अलावा और भी जैन ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है जानने के लिए, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो, खड़ग राय की गोपाचल आख्यान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तोमर वंश से संबंधित तथ्यों को ही आधार बनाया गया है, इसीलिए तोमर वंश के इतिहास का यह एक समग्र एवं प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है, जो कि अपन ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। एक नोट है, सम्मत गुण निधान की रचना किसने करी है? रैधु ने करी है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है तोमर वंश के काल में, याद रखना है, आगे भी हमको इनको पढ़ना है। तो रैधु, है ना, सम्मत गुण निधान, क्या भैया, सम्मत गुण निधान की रचना, जैसे बोला है बार बार कि कोरिलेशन आपको बनाना है और कोरिलेशन से ही आपको याद रखना है। सम्मत गुण निधान की रचना किसने करी? रैधु ने, ठीक है, किसने? रैधु ने। आगे की बात करें, तोमर वंश के प्रामाणिक इतिहास खड़ग राय के गोपाचल आख्यान में तोमर वंश की उत्पत्ति ऋषि अत्रि से मानी गई है। अच्छा, ऋषि अत्रि के बारे में हम अभी इसके पहले भी देख कर आए हैं एक वंश में। अब वो वंश आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ हम ऋषि अत्रि से किसकी, कौन से वंश की उत्पत्ति को मान के आए हैं। तो आपको ज़रूर 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 कमेंट में बताना है। जो सीरियस कैंडिडेट है वो ज़रूर बताना, बाकी का जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति, है ना, क्योंकि मुझे सीरियस बच्चों से ही मतलब है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या बोलते हैं ये कि तोमर वंश की उत्पत्ति ऋषि अत्रि से मानी गई है, ठीक है। कौन बोलता है? तोमर वंश, सॉरी, खड़ग राय की गोपाचल आख्यान। अब अगर हम बात करें अभिलेखों के अनुसार, क्योंकि कई अलग अलग अभिलेखों के अनुसार तोमरों की उत्पत्ति सोमवंश अथवा पांडव वंश से मानी गई है। एक बहुत ही मतलब एक किंवदंती है जिसमें एक बहुत ही लंबी कथा बोली गई है अर्जुन से लेकर हर एक वंश के बारे में, कि ऐसे शाखा से विभाजित हुआ ये वो। तो वो हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देखने की, क्योंकि उसका सार फाइनली निकल कर यही आता है और हमको सार ही पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा हमको पीएचडी नहीं करना है। तो अभिलेखों के अनुसार तोमर वंश की उत्पत्ति सोमवंश अथवा पांडव वंश से मानी जाती है, और खड़ग राय के अनुसार किससे मानी जाती है? ऋषि अत्रि से। स्वतंत्र तोमर राजवंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? वीर सिंह देव को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इससे पहले बिखरा हुआ था, बिखरने के बाद इन्होंने संगठित किया और फिर इनकी स्थापना हुई। कब स्थापित करी? जैसे मैंने आपको बोला था 3-4 साल पूरा पीछे हमको जाना पड़ेगा। 1388 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन सुदृढ़ कब हुआ? समय लग गया इनको लगभग 6 साल का, है ना, और 1394 तक ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। तो देखो 1388 और 1394 अगर एग्जाम में आता है तोमर वंश की स्थापना कब हुई या वीर सिंह देव ने कब की, 1394, 1393, 92, 91, तो 1394 लगाना ही है। अगर दोनों वर्ष आ जाते हैं तो आप फिर 1388 लगा के आइएगा, क्योंकि ऑथेंटिक रूप से हमको 1388 ही मानना है। ये सुदृढ़ हुआ है, हर जगह अलग अलग किताबों में 1394 स्थापना मानी है, लेकिन अपने को ये नहीं करना है, अपने को अपना दिमाग लगाना है। ऑथेंटिक जगह पर 1388 सीधा सीधा स्थापना दी है तो हम तो यही मानेंगे। अगर गलत करेगा एमपीपीएससी तो सही करवा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, वीर सिंह देव। अब वीर सिंह देव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ही संगठित किया है ना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, वीर सिंह देव। अब इन्होंने पराजित किसको किया था? तो ये महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद शाह को पराजित करने के बाद संगठित किया तोमर वंश को और फिर स्थापना कर दी। तो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है कि वीर सिंह देव, तोमर वंश के वीर सिंह देव ने किसे पराजित करके तोमर वंश की स्थापना करी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, ठीक है।
चलिए वीर सिंह देव के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। अब यह चंबल घाटी के, अब देखो चंबल घाटी ग्वालियर आसपास आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चंबल घाटी के तोमर वंश का ये संस्थापक भी था और पहला स्वतंत्र शासक भी था। तो सीधा सा सीधा हम पढ़ के आ ही चुके हैं। इसने वीर सिंहावलोक एवं दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना करी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है वीर सिंहावलोक। तो वीर सिंह देव वीर सिंहावलोक नाम से समझ में आ ही जाएगा, लेकिन दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना भी इन्होंने करी थी, जिसको आपको फिर कोरिलेशन बनाना है ना। दुर्गा के साथ सिंह ही रहते हैं, है ना, तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसके शासनकाल में धीमान सारंग लक्ष्मीधर जैसे रचनाकार प्रमुख थे। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला है कि बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि मध्य प्रदेश इतिहास कठिन क्यों लगता है। इसीलिए कठिन लगता है, और अगर हम भारत का इतिहास भी देखें तो कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि तथ्य ही तथ्य है। अब तथ्य ही तथ्य होने के कारण ये कठिन हो जाता है, लेकिन उसको याद कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया है कि जो जो हो चुका है उसको आप रिवीजन में डाल लो, एक एक दो दो पेज, प्लस कोरिलेशन की आपको यहाँ पर आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ये तभी याद होंगे, 10 दिन पहले की चीज़ आपको आज रटा गई होगी, कल की चीज़ आपको नहीं रटाई होगी। क्यों? क्योंकि आपने कल वाले पे अभी उतना समय नहीं दिया है जितना 10 दिन पहले दिया है ना। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन प्लस रिविजन महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद हो जाएगा, चाहे कितने भी तथ्य हमारे रूप में हो, हमारे एमपी हिस्ट्री में हो। इसलिए मैं ये टॉपिक भी अभी ही शुरू किया हूं ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना दे, ठीक है। तो लक्ष्मीधर, धीमान सारंग, ये सभी इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण थे। उसी तरह से जैन रचनाकारों में जय सिंह सूरी, नपचंद सूरी प्रमुख थे। जहां जहां सूरी आ रहा है तोमर वंश अपने को लगाना है। जय सिंह सूरी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने कुमारपाल चरित की रचना करी थी। किसकी भैया? कुमारपाल चरित की। और संगीतकारों में दामोदर भट्ट प्रमुख थे जिन्होंने संगीत दर्पण की रचना करी थी। तो यहाँ पर हमने जैन भी देखे, संगीतज्ञ भी देखे, अलग अलग रचनाकार भी देखे, सब देखे हमने। तो महत्वपूर्ण कौन है? धीमान सारंग लक्ष्मीधर, ये कौन थे? रचनाकार। आपको ये सब नहीं याद रखना है कौन संगीतकार, कौन रचनाकार, कौन जैन प्रमुख, कुछ नहीं, आप सीधे सीधे नाम याद रखो, धीमान सारंग, लक्ष्मीधर, ठीक है, जय सिंह सूरी, नपचंद सूरी, उसके बाद दामोदर भट्ट। अब इसमें भी और महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे? जय सिंह सूरी, क्योंकि उनकी रचना भी हमको महत्वपूर्ण रूप से देखनी है, कुमारपाल चरित। और फिर दामोदर भट्ट क्यों देखना है? क्योंकि उन्होंने संगीत दर्पण की रचना करी थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो तोमर वंश में हमको देखने को मिलते हैं। तो एक बार हम पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सके। तो तोमर वंश, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर उत्तरी भूभाग में स्थापित हुआ। मुख्य केंद्र इसका क्या था? ग्वालियर था। सार्वभौमिक सत्ता के रूप में ये 1394 या नीचे हम देख चुके हैं 1388 में स्थापित हुआ वीर सिंह देव के द्वारा। मुरैना और अंबाह तहसील में आज भी तवरघार के नाम से कुछ भूभाग है ना। तोमर वंश का नाम जाउल है, तो ये आप ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? खड़गराय की गोपांचल आख्यान है, यही एक प्रामाणिक ग्रंथ हमको देखने को मिलता है। रैधु, तो रैधु के बारे में हमको देखना है कि उन्होंने सम्मति गुण निधान की रचना करी थी, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तोमर, ये जो खड़गराय की गोपांचल आख्यान है, ये क्या बोलता है कि ऋषि अत्रि से मानी गई है इनकी क्या उत्पत्ति। अभिलेख के अनुसार सोमवंश या फिर पांडव वंश। स्वतंत्र तोमर राजवंश की स्थापना वीर सिंह देव को ही बोला जाता है, जिन्होंने अपन आगे देख ही चुके हैं। वीर सिंह देव, इन्होंने किसको हराया? नासिरुद्दीन महमूद शाह को हराया, ठीक है। फिर रचना किस किस की करी? तो वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की इन्होंने रचना कर दी थी। कौन कौन इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे समय पर? तो धीमान सारंग, लक्ष्मीधर, नपचंद सूरी, है ना, जय सिंह सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना करी। दामोदर भट्ट ने संगीत दर्पण की रचना यहाँ पर करी थी। आगे की बात करते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण रूप से हमने काम कर लिया है, ठीक है। क्लास में रहने से आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए
उसके बाद आते हैं उद्धरण देव। अब तोमर वंश में आपको 5-6 शासक ही याद रखना है, क्योंकि तोमर वंश में भी सीधा सीधा प्रश्न जाएगा कौन तोमर वंश से संबंधित शासक नहीं है। अच्छा, कच्छप घात और तोमर वंश के एक साथ में आपको देखता हूँ कि कितने प्रश्न निकले हुए थे मेरे, अगर पुराने समय में कितने पूछे गए हैं तो वो मैं देख लूँगा, अगर होंगे तो मैं आपको बता दूंगा प्रीलिम्स में पूछे हैं या नहीं। तो उद्धरण देव, वीर सिंह देव के बाद कौन आ रहे हैं? उद्धरण देव। ठीक है, गंगोला ताल शिलालेख इसी के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया, जिसकी रचना वैन सूरी गयाधर ने की थी। शायद इनमें इतना ही हमको देखना है ना, किसकी? उद्धरण देव ने गंगोला ताल शिलालेख की रचना करी थी, है ना। तो गंगा में डुबकी लगाने से सभी का उद्धार हो ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। और रचना किसने करी थी इस ग्रंथ की, इस अभिलेख की या शिलालेख की? वैन सूरी गयाधर ने, है ना। गंगा हम जाते ही है, गया जी जाते हैं तो वहाँ पर गंगा जी है ही से। इस प्रकार से आप बहुत अच्छा कोरिलेशन बना सकते हैं। फिर आते हैं भैया वीरम देव, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके समकालीन कवि पद्मनाथ ने यशोधर चरित की रचना करी थी, है ना। कौन कवि थे इनके समय? पद्मनाथ, और यशोधर चरित की रचना की गई थी। इसे वीर क्षितिपति भी कहा जाता है। अच्छा, क्षिति के नाम से हमने कच्छप घात में, चंदेल में बहुत सारी जगह देखना है, तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वो आप बातों को ध्यान रखना है ना। इसे वीर क्षितिपति भी कहा गया है। तो उद्धरण देव में गंगा ही सबका उद्धार करती है, जो कि गया जी में है। तो उद्धरण देव ने ही उत्कीर्ण कराया था गंगोला ताल शिलालेख, और इसकी रचना किसने करी थी? वैन सूरी गयाधर ने। फिर आते हैं वीरम देव को क्षितिपालपति कहा जाता है, और इनके समय एक व्यक्ति थे पद्मनाथ, इन्होंने यशोधर चरित की रचना करी थी। ठीक है, सिहोनिया स्थित अंबिका देवी के मंदिर के सभा मंडल का निर्माण इसी ने करवाया था। अब इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल याद रखना ये कि अंबिका देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सिहोनिया में ही स्थित है ना, और तोमर वंश से संबंधित है, ये याद रख लेना आप। ठीक, इसके मंत्री का नाम क्या था? कुशराज, है ना। मंत्री कौन थे इनके? कुशराज नामक व्यक्ति थे। नोट, तारीख ए मुबारक शाही की रचना याहिया ने की थी, एवं हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने करी थी? नयचंद्र सूरी। अब देखो सूरी सभी तोमर के समय पर ही आ रहे हैं। तो तारीख ए मुबारक शाही किसने रचना करी? याहिया, है ना। याहिया इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन याहिया ये आपको याद रखना है। हम्मीर महाकाव्य किसने करी थी? नयचंद्र सूरी ने, है ना। ठीक है, इसके बाद शासक खत्म होने वाले हैं, है ना। तो एक बार फिर से हम इन दोनों व्यक्ति को देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि छोटा ही है तो कम, भले 1 घंटा लग जाए हमको आधे घंटे की जगह, लेकिन रिवाइज तो हो जाएगा, याद तो हो जाएगा। चलिए, तो उद्धरण देव में क्या देखा हमने? गंगोला ताल शिलालेख की रचना की उत्कीर्ण इन्होंने ही करवाया, लेकिन रचना किसने करी थी? वैन सूरी गयाधर ने। वीरम देव के समय क्या देखा? तो वीरम देव के समय एक व्यक्ति थे कवि पद्मनाथ, इन्होंने किसकी रचना कर दी? यशोधर चरित की। इनको वीर क्षितिपति भी कहा जाता है। अंबिका देवी मंदिर का निर्माण सिहोनिया में तोमर वंश के समय हुआ। मंत्री का नाम क्या था? कुशराज, है ना। तारीख ए मुबारक शाही की रचना याहिया, और हम्मीर महाकाव्य की रचना नयचंद्र सूरी। इंपॉर्टेंट रूप से ये हमको काम करना है। चलिए, फिर इसके बाद आते हैं गणपति देव, बहुत इंपॉर्टेंट। डुगरेंद्र सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कीर्ति, देखो कीर्ति के नाम से बहुत सारी जगह कीर्तिपाल, कीर्तिवर्मन ये सब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसे हिंदी सूरत्राण कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है? हिंदी सूरत्राण कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखो थोड़ा सा बिखरने लग गया था, राज्य बिखरने लग गया था, तो फिर इन्होंने वापस से उसको कोशिश करी थी क्या करने की? संगठित करने की। इसीलिए इस कारण इनको हिंदी सूरत्राण कहा जाता है, कीर्ति सिंह को। फिर आते हैं कल्याणमल, है ना। अभी आप सोचोगे सर इतने ही मान सिंह कहाँ गए? तो मान सिंह आएंगे बेटा, अभी तो विक्रमादित्य भी आएंगे। ठीक है, तो गणपति देव, डुंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह और कल्याणमल। यहाँ पर आपको लाइन से याद रखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, लाइन से आप बाद में भी याद कर सकते हो, चंदेल और परमार के अलावा में। ठीक है, लाइन से अभी मत करना याद, बाद में लगे तो कर लेना, वरना शासक जरूर याद रख लेना। ठीक है, मान सिंह। अब मान सिंह के बारे में आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। अभी कोहिनूर हीरे की पूरी उत्पत्ति आपको पता चलने वाली कि कोहिनूर हीरा शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे वो कहाँ गया, फिर कैसे अंग्रेज़ों के पास पहुँचा। तो जो कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर हीरा सबसे पहले
मतलब जैसे मान लो कि ये पेन हाल फिलहाल में मेरे पास है, ये मैंने ही खरीदा है, मुझे ही मिला है, कहीं से भी मिला, ठीक है। मैंने इसको किसी दोस्त को दे दिया, फिर किसी दोस्त को दे दिया, फिर किसी दोस्त को दे दिया, फिर वहाँ से किसी ने छीन लिया, फिर वहाँ से किसी ने विजय प्राप्त करके छीन लिया। इस प्रकार से कोहिनूर हीरा भी गया है सब जगह, लेकिन फाइनली वो शुरुआत में किसके पास था? तोमरों से, और तोमरों ने भी कहीं से इसको लिया था, तो वो हम सब देखने वाले हैं। तो मान सिंह, है ना, याद रखना है मान सिंह आपको, मान सिंह के पिता का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मान सिंह के बारे में हमको याद रखना है, मान कोतूहल की रचना इन्होंने करी थी, कुछ स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण है मान सिंह, जो कि अभी हम देखेंगे। तो मान सिंह ने मान कोतूहल की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बेजू, बख्शू, हरिदास एवं तानसेन, है ना, ये इनके समय के प्रमुख संगीतकार थे। कौन कौन? बेजू, बख्शू, हरिदास और तानसेन। और तानसेन की मैंने दो इम्पॉर्टेंट अलग से साहित्यकारों में तो लिखा ही लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, शायद उसमें ये ऐड हो नहीं हो, वैसे तो ऐड होंगे ही सही, क्योंकि बहुत डिटेल में करा है, बट यहाँ पर भी मैंने दो महत्वपूर्ण इनकी रचना लिख दी है, राग कल्पद्रुम और श्री गणेश स्तोत्र, तानसेन की ही रचना थी। तो क्वेश्चन आ सकता है मान सिंह के बारे में, तो महत्वपूर्ण रूप से आ सकता है बेजू, बख्शू, हरिदास एवं तानसेन, ये सभी मान सिंह के समय पर थे। इनके समय चतुरु के द्वारा नेमेश्वर गीता की रचना करी थी, ठीक है। फिर गुजरी महल, मान मंदिर, बादलगढ़ का निर्माण इसी के समय पर हुआ था, किसके समय? मान सिंह। फिर गुजरी महल, मान मंदिर तो आपको पता ही है कि इन्हीं के लिए मान सिंह फेमस है। अच्छा, इनके मुख्य स्थापत्यकर्ता कौन थे, मतलब कि इन्होंने इसका डिज़ाइन से लेकर निर्माण सब कुछ कराया था, तो वो हम देखने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। मान सिंह, आगे की बात करते हैं। ये इतने मान सिंह खत्म हो गए हैं, तो मान सिंह के बारे में हम एक बार और अच्छे से देखते हैं। मान सिंह ने मान कोतूहल की रचना करी, महत्वपूर्ण। बेजू, बख्शू, हरिदास, तानसेन सभी इनके समय पर थे। तानसेन के बारे में दो महत्वपूर्ण रचना हमने यहाँ पर देखी है। चतुर नामक एक व्यक्ति थे, कवि थे, जिन्होंने नेमेश्वर गीता की रचना करी थी, चतुर, है ना। फिर गुजरी महल, मान मंदिर, बादलगढ़, ये सभी का निर्माण इन्हीं ने कराया था, मान सिंह ने, ठीक है। ये खत्म हो गए भैया। फिर आते हैं विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य के बारे में याद रखना है कि इब्राहिम लोदी के तरफ से इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था 1526, ठीक है। तो विक्रमादित्य, और कुछ मेरे हिसाब से विक्रमादित्य के बारे में नहीं है। अब आ जाते हैं हम कोहिनूर के हीरे पर, है ना, लेकिन हम एक बार और देखते हैं कौन कौन शासक। सबसे पहले हमने वीर सिंह देव देखे, वीर सिंह देव के बाद हमने देखा भैया उद्धरण देव, उद्धरण देव के बाद फिर हमने वीरम देव देखे, गणपति, डुगरेंद्र सिंह, कल्याण, कीर्ति सिंह, कल्याणमन और मान सिंह। मान सिंह के बाद फिर विक्रमादित्य आ जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा अगर आपने पढ़ाई वीडियो के बाद आधा घंटा अच्छे से अपनी तरफ से दे दिया तो। ये विक्रमादित्य के बारे में हमने क्या देखा? इब्राहिम लोदी की तरफ से इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग ले लिया था। चलिए बात करते हैं हम विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, कोहिनूर हीरे के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्वालिटी को अच्छी कर लेना अपनी तरफ से। तो कोहिनूर हीरा सबको पता होगी कि हाल फिलहाल में उसके दो भाग है। दो भाग में एक तो वो बंकिमगम पैलेस में संग्रहालय में रखा हुआ है ना, और एक जो है इंग्लैंड की महारानी के ताज पर लगा हुआ है। तो वर्तमान में सीधी सी बात है कि इंग्लैंड के पास ही है, जिसको लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है ना। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो वर्तमान में इंग्लैंड की राजमहल की शोभा बना हुआ है, ये ग्वालियर के तोमर राजवंश की ही एक निधि है। तो देखो इसके अलावा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खास बात यह है कि तोमर वंश की ये एक निधि थी। इसे विक्रमादित्य के पश्चातवर्ती तोमर जागीरदार अजीत सिंह ने, क्यों हमने यहीं पर लिया है कोहिनूर के हीरे के इतिहास के बारे में, क्योंकि विक्रमादित्य के बाद के एक जागीरदार थे जिनका नाम था अजीत सिंह ने, है ना। कौन? अजीत सिंह। इन्होंने मुगल वंश को आगरा दुर्ग पर तथा स्वयं पर आक्रमण न करने की शर्त पर भेंट स्वरूप दिया था, है ना। तो कुल मिला के हाल फिलहाल में अगर हम एक सिनॉप्सिस बनाए तो सबसे पहले ये कहां से है? जागीरदार अजीत सिंह के पास। अब जागीरदार अजीत सिंह से ये कहां पर चले गया? तो जागीरदार अजीत सिंह से ये मुगलों के पास चले गया, है ना। अब मुगलों के पास क्यों चले गया? तो मुगलों के पास इसलिए गया क्योंकि अजीत सिंह ने बोला कि भैया मुगलों आगरा दुर्ग पर और मुझ पर आक्रमण ना करो, मैं इस शर्त पर आपको कोहिनूर हीरा दे रहा हूं।
ठीक है। फिर 1526 में कुछ याद नहीं रखना है आपको, है ना, विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी से की गई एक संधि के अनुसार ग्वालियर दुर्ग से अपने वंशजों सहित जाकर आगरा के किले में इब्राहिम लोधी के अतिथि के रूप में ये रहने लगे थे, है ना। अब तोमर राजवंश के, ये आपको नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट भी आप हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो तो मैंने केवल आपको थोड़ी कहानी बनाने के लिए बता दिया था, है ना, मत करो आप यार। तोमर राजवंश के पास ये हीरा कहाँ से आया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास से, है ना। कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कहाँ से किया था प्राप्त? तो दक्षिण भारत के अभियान से किया था, है ना। एक बहुत ही अच्छी खदान है दक्षिण भारत में, मुझे नाम याद नहीं आ रही है बिल्कुल, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया भी था बहुत अच्छे से, एकदम अब भी 20-25 सेकंड पहले याद था और अभी एकदम चीज़ें दिमाग से निकल गया वो, है ना। तो दक्षिण भारत, चलो अब याद आएगा अगर बीच में तो बताऊंगा। तो दक्षिण भारत का एक अभियान करा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर तोमर राजवंश के पास चले गया, फिर तोमर अजीत सिंह से ये मुगलों के पास चले गया, ठीक है। तो तोमर राजवंश के पास ये हीरा संभवतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया, जिसे उसने दक्षिण भारत के अभियान से प्राप्त किया, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे फिर ये हीरा मुगल शासक के पास है ही सही, आपको पता ही है अभी हाल फिलहाल में। तो इसके बाद ये शाहजहां के पास, शाहजहां के बाद ये फिर मोहम्मद शाह के पास गया, है ना। शाहजहां और मोहम्मद शाह कब तक? लगभग 1739 तक रहा। इसके बाद ये नादिर शाह के पास आ गया, है ना। किसके पास आ गया? नादिर शाह के पास आ गया। फिर जिसे अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह का आक्रमण करके या कत्ल करके क्या कर दिया? अपने पास रख लिया, है ना, अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह अब्दाली के एक वंशज थे शाह सुजा, है ना। शाह सुजा से क्या हो गया भैया? रणजीत सिंह ने इसे प्राप्त कर लिया, ठीक है। किसने? रणजीत सिंह ने। और रणजीत सिंह से फिर ये बाद में कहाँ चले गया? अंग्रेजों के पास, ठीक है। इस प्रकार से ये अंग्रेजों के पास पहुंच गया, है ना। तो कुल मिला के अब हमको इतनी सारी चीजें तो याद नहीं रखना है, क्योंकि तोमर राजवंश के बारे में और भी तो महत्वपूर्ण बातें हैं ना। तो कोहिनूर हीरे के बारे में भले ही आप सिनॉप्सिस बना लो, इस प्रकार से सब चल जाएगा, लेकिन कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि भैया जो कोहिनूर का हीरा है वो तोमर राजवंशों की ही एक निधि है ना। सिंपल सी बात आपको याद रखना है, खत्म बात। अब इनको कहां से प्राप्त हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त हुआ था। ये दो बात आप याद रख लोगे, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इसकी इतनी कीमत है कि दुनिया को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है, इतनी इसकी कीमत है ना, पूरी दुनिया में। तो कुल मिला के एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये सब आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, इतनी ही बात याद रखना कि भैया कोहिनूर हीरा जो है ना, तोमर राजवंशों की ही एक निधि है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी से ये प्राप्त हुआ था, खत्म बात। फिर आते हैं एक व्यक्ति धूरमगंद, है ना। कौन? धूरमगंद। कोई इनके बारे में कुछ नहीं देखना है। और राम सिंह, यह तोमर वंश का अंतिम शासक था, खत्म बात, है ना। यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से तोमर राजवंश शासकों के अनुसार इतिहास तो पूरा खत्म हो चुका है ना। राम सिंह तोमर वंश का यह अंतिम शासक माना जाता है। तो एक बार हम और वापस से शासक के बारे में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अभी ही इतने अच्छे से हम रिवाइज कर ले कि आपका काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आए भैया वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बाद उद्धरण देव, वीरम देव, गणपति, डुंगरेंद्र, कीर्तिपाल सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, विक्रमादित्य और फिर धूरमगंद, और अंतिम जो हो गए राम सिंह हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम अन्य तथ्य देख लेते हैं, जिसमें सांस्कृतिक देख लेंगे, है ना, धार्मिक देख लेंगे, स्थापत्य से संबंधित देख लेंगे। इब्राहिम लोदी के सेनापति आजम हुमायूं ने तीर्थंकर चंद्रप्रभ के मंदिर को ध्वस्त कर उसकी जगह मोहम्मद गौस का मकबरा बनवाया था, ऐसा बोला जाता है। तो मोहम्मद गौस के मकबरे के बारे में आप सब कुछ जानते ही है। तो मोहम्मद गौस का थोड़ा इतिहास आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के एक सेनापति, उनका नाम क्या था?
आजम हुमायूं ने। इनने क्या करा, चंद्रप्रभ का मंदिर जो है, तीर्थंकर थे ये, चंद्रप्रभ के मंदिर को तोड़ दिया और उसी जगह पर ऐसा माना जाता है कि आज मोहम्मद गौस का मकबरा स्थापित है, बना हुआ है। महत्वपूर्ण चीज़ है ये। मान मंदिर, मान मंदिर नाम से ही पता चल रहा है कि मान मंदिर किसने बनवाया होगा, तो मानसिंह तोमर ने बनाया था। 1508 में ये पूर्ण हो गया था, जिसकी रचना मानसिंह तोमर ने करी थी, है ना। तो अब यहाँ पर रचना नहीं करना है, जिसका निर्माण जो है किसने करा था, मानसिंह तोमर ने करा था। अब कहाँ पर इसका उल्लेख आपको मिलता है, तो नारायण दास के छिताई चरित। अब देखो छिताई चरित बहुत सारे लोगों ने, मैं कई सारी जगह तो देखा छिताई चरित ने कई लोगों ने इसकी रचना की है, इसी नाम से मुझे अलग अलग लोग दिखे। तो नारायण दास के छिताई चरित आपको याद रखना है, इस महल का उल्लेख है इसमें। कहाँ पर, नारायण दास के छिताई चरित। यहाँ जालीदार नक्काशी बहुत ही सावधानी से की गई। आप देखना एक बार, मान मंदिर छोटा छोटा एकदम बारीक बारीक से नक्काशी की गई है। इसे ग्वालियर झिलमिली कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। इस कला के शीर्षकार एवं जनक कौन थे, खेड़ू थे। तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि ग्वालियर झिलमिली के रचनाकार के जनक कौन है या शिल्पकार कौन है, तो खेड़ू है ना। इसके बाद हमारे पास है गुजरी महल। गुजरी महल भी मानसिंह तोमर ने ही बनवाया। प्रेयसी एवं पत्नी गुजरी हेतु मानसिंह द्वारा बनाया गया था। फिर नारायण दास की छिताई चरित वापस से आती है और में गार्गी तथा गुणदास को मान मंदिर तथा गुजरी महल का प्रमुख सूत्रधार बताया गया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों मंदिरों के बारे में हम देखेंगे कि कौन इसके स्थापत्यकर्ता थे, सूत्रधार थे। तो गार्गी तथा गुणदास ये दोनों को ही इनका सूत्रधार माना जाता है। ठीक है। नोट, मृगनयनी एक उपन्यास भी है जिसकी रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की है। व्यापम में 3 बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार, मृगनयनी उपन्यास की बात हो रही है ये, है ना। तो वृंदावन लाल वर्मा ने इसकी रचना की थी। तो एक बार हम यहाँ से स्थापत्य कला के बारे में पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या स्थापत्य कला, क्या क्या हमने अभी अन्य तथ्य में देखा। तो पहले हमने क्या देखा कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर बनाया गया माना जाता है। इब्राहिम लोदी के सेनापति थे आजम हुमायूं, इन्होंने एक तीर्थंकर थे चंद्रप्रभ, उनके मंदिर को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद मोहम्मद गौस का मकबरा बना दिया। मान मंदिर, गुजरी मंदिर दोनों का निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह तोमर ने। ठीक है। अब नारायण दास की छिताई चरित में दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ग्वालियर झिलमिली आपको कहाँ मिलेगा देखने को, मान मंदिर में मिलेगा, जिसके हमको शिल्पकार या जनक कौन माने जाते हैं, खेड़ू माने जाते हैं। ठीक है। और गुजरी महल के बारे में एक और चीज़ है दोनों के बारे में, मतलब गुजरी महल और मान मंदिर के बारे में, कि गार्गी तथा गुणदास ये दोनों को क्या माना जाता है, इनका सूत्रधार माना जाता है। और मृगनयनी उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है, तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा की गई है। ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तोमर राजवंश हो गया, बहुत सारी जगह अलग अलग सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ये हमारा तोमर राजवंश खत्म होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो वो फिर हम सभी चीज़ें MCQs में कवर कर देंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो तोमर राजवंश भी हमारा हो जाता है समाप्त। लगभग हमको कितनी देर लगी है देखने की कोशिश करें अगर हम, तो 33 मिनट हमारे हुए हैं लगभग। ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आपको बता दूं ज़रा कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। परमार कंप्लीट हो गया है, चंदेल कंप्लीट हो गया है ना, कच्छप घात खत्म हो गया है, तोमर खत्म हो गया है। अभी तक तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस तरीके से चले थे। अब हम थोड़ा पीछे साइड चलेंगे। जैसे अभी हमको देखना है महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। कलचुरी की अलग अलग शाखा है, विदर्भ शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं ना। तो हमको 2 ही देखना है, महिष्मती और त्रिपुरी। ये भी लगभग अब जितने भी वंश है लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे। 10 दिन से 12 दिन में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर 1-1 घंटे की लेते हैं तो और जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो त्रिपुरी एवं महिष्मती की कलचुरी देखना। इस प्रकार से हम पीछे चलेंगे अभी, है ना, क्योंकि तोमर वंश के बाद तो फिर हमको मुगलों के बारे में पहुंच जाएंगे हम, फिर उधर सल्तनत काल के आसपास पहुंच जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल में हम अब पीछे चलने वाले हैं, ना कि आगे। ठीक है। तो आप लेकिन लिख आगे ही लेना, क्योंकि वर्ष के अनुसार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इतना हमारा समाप्त हो गया है ना। अच्छा,
कल से मैं सोच रहा था कि 2-2 वीडियो लूँ, है ना, 2-2 क्लासेस लूँ, किसके लिए, इतिहास के लिए, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी चारों जो ये हुई है हमारे वंश हो चुके हैं, तो एक क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, 30 से 35 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, है ना, किसके लिए, परमार के लिए, उसी तरह से चंदेल के लिए, उसी तरह से कच्छपघात के लिए, उसी तरह से तोमर के लिए। तो आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और टेस्ट के साथ आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये मैं करने वाला हूँ और फिर आगे का होता जाएगा तो फिर हम और टेस्ट लेते जाएंगे। तो अभी आपका कल से एक टेस्ट होगा, नहीं भी याद हो रहा है ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं याद हुआ है तो भी चल जाएगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना है आपको, ताकि एक अच्छी आपको पॉजिटिविटी मिले। तो एक सेशन हमारा टेस्ट का होगा 1 घंटे का, एक सेशन हमारा होगा आगे के MP हिस्ट्री का, ठीक है। ये हमारा काम कल से होने वाला है। चलिए तो मिलते हैं अपन आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड याद रखना है हमें, अमित93 लाइव, जिसका यूज़ करके आप बाकी प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लास का फ़ायदा भी इसी तरह से उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।